यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। यस सर। सो कल हम डी डबल ए कंप्लीट किए थे। डी डबल ए और एक रूल नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10, वो दो रूल और कंप्लीट किए थे। आज से हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक, और उसमें कोई डाउट है डी डबल ए वाले में तो आज का टाइम और देता हूं। कल तक आप मुझे बता दीजिए। आज तनुज का बर्थडे है। विश यू हैप्पी बर्थडे तनुज, विश यू हैप्पी बर्थडे। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज से हम एक टॉपिक चालू करेंगे शानदार वाला, और ये टॉपिक आपको एग्जाम में 10 मार्क्स देगा, और 10 मार्क्स देगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मजा आएगा आपको। 10 मार्क फ्री के हैं, आप ये समझ लीजिए। 10 मार्क है वो फ्री के है, और आपको जिसका जिसका बर्थडे है आज, विश यू हैप्पी बर्थडे। 10 मार्क देगा ये टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए, तो सर कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले आज? तो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। और एक बात बताऊं, ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में अप्रोक्स 10 मार्क्स है वो कवर करेगा। अप्रोक्स 8 से लेके और 10 मार्क्स है वो कवर करेगा। जैसे डीटीडब्ल्यूए वाला टॉपिक था, वो डीटीडब्ल्यूए वाला टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइक 6 to 7 मार्क्स 8 मार्क्स तक कवर करता है। ये और टॉपिक है जो आपका 8 to 10 मार्क्स। देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन में 3 ही टॉपिक है जो ढंग के हैं। एक तो डीटीडब्ल्यूए वाला, एक ट्रांसफर प्राइसिंग, और एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। बाकी तो ऐसे है एकदम लप्पू से करके, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि ये टॉपिक जो है ट्रांसफर प्राइसिंग, ये क्या है बेसिकली, कैसे है ये टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इंडिया है, और इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। HUL इंडिया में एक कंपनी है। अब एक बात समझना, इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो यूके में है, और जिसका नाम है UUL, दैट इज यूनाइटेड दैट इज द यूके यूनिलीवर लिमिटेड। वो तुम्हारा यूके में है, होल्डिंग कंपनी है। इंडिया में जो उसका कंपनी है जिसका नाम है आपका HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब एक बात समझना, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, इंडिया में टैक्स रेट सपोज 30% है, और यूके में टैक्स रेट है वो 10% है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हो सकता है रियल वाला रेट अलग रहे। टैक्स रेट इंडिया में 30% है, यूके में टैक्स रेट है वो आपका 10% है। अब होता क्या है, इंडिया में जो ये कंपनी है HUL, ये चाहेगी कि हमेशा इंडिया में प्रॉफिट है वो कम हो। इंडिया में प्रॉफिट क्यों कम हो? क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, 30% है। यूके वाली होल्डिंग कंपनी है, वहां पे टैक्स रेट है वो सिर्फ 10% है। तो ये लोग क्या करते थे, ट्रांजैक्शन को ऐसा सेट करते थे जिससे कि जिन कंट्रीज में टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे प्रॉफिट को कम करते थे, और जहां पे टैक्स रेट कम है वहां पे प्रॉफिट को बढ़ा देते थे। ऐसा कैसे करते थे? जैसे मान लो ये HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एक क्रीम बेचती है जिसका नाम है फेयर एंड लवली करके। सो फेयर एंड लवली मान लो एक क्रीम है, और वो क्रीम को इंडिया में नहीं बनती। वो मान लो क्रीम है वो यूके में बनती है, ये वाली होल्डिंग कंपनी क्रीम बनाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी से वो क्रीम को खरीदते हैं, और जब होल्डिंग कंपनी से वो क्रीम को खरीदते हैं तो क्रीम को जो परचेज किया उसकी वैल्यू होनी चाहिए, फॉर एन एग्जांपल $1 लाख। मींस $1 लाख की वैल्यू होनी चाहिए परचेज ऑफ दैट क्रीम की। बट ये लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को इन्फ्लेट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन को चेंज कर देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, इस ट्रांजैक्शन का जो बिलिंग है वो $1 लाख पे नहीं करते, इसका बिलिंग है वो $5 लाख पे करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, एक ही मल्टीनेशनल ग्रुप है, और एक ही मल्टीनेशनल ग्रुप की आपस में कंपनियां हैं, अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन को सेट कर सकती है, अपने हिसाब से ट्रांजैक्शन की वैल्यू को बता सकती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको $5 लाख पे लेके आते हैं।
अब आप मुझे बोलेंगे उससे होगा क्या? उससे क्या होगा कि इंडिया का कंपनी जो HUL है, वो HUL जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम अपने यहां P&L के डेबिट में जो परचेज डालेगा वो परचेज $5 लाख से डालेगा, जो कि $1 लाख ही डालना चाहिए था, बट वो $5 लाख से डालेगा। तो इंडिया में क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इंडिया में प्रॉफिट है वो $4 लाख से कम हो जाएगा, और इंडिया का टैक्स रेट है वो 30% है। तो कुल मिला के आप $1,20,000 का इंडिया में टैक्स है वो सेव कर लोगे। इंडिया में जो टैक्स है वो आप $1,20,000 का सेव कर लोगे। अब आप बोलोगे क्या फर्क पड़ता है सर, यहां पे यूके में तो सेल ज्यादा बताएंगे, लेकिन यूके में जो सेल ज्यादा बताओगे, आप लॉजिकली सोचिए, यूके में जब P&L बनाएगी यूके वाली कंपनी, तो बाय साइड में सेल्स रिकॉर्ड करेगी वो $5 लाख से करेगी। चलो मान लिया कि यूके में ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे कितने से, $4 लाख से, लेकिन यूके में टैक्स रेट क्या है, बहुत ही कम है। यूके में टैक्स रेट है वो मान लो 10% है, तो उन्होंने सिर्फ $40,000 का टैक्स वहां पे भरा। इफेक्टिवली ये ग्रुप ने क्या किया, $80,000 का टैक्स है वो सेव कर दिया। इफेक्टिवली ये जो ग्रुप है इसने $80,000 का टैक्स सेव कर दिया। ये ऐसा किया करते थे, ये लोग क्या करते थे कि जहां पे एक्टिविटी हो रही है, जहां पे प्रॉफिट बनना चाहिए, वहां से प्रॉफिट को डिसअपियर कर देते थे, वहां से प्रॉफिट को डिसअपियर करते थे। इसी को बोला जाता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मींस जहां पे एक्टिविटी हो रही है वहां पे वो बेस को इरोड कर लेते थे, और वो प्रॉफिट को ऐसी कंट्री में शिफ्ट करते थे जहां पे टैक्स लगता ही नहीं है, या टैक्स बहुत ही कम रेट से लगता है। जहां पे टैक्स लगता ही नहीं है या टैक्स बहुत ही कम रेट पे लगता है, ऐसे लोग किया करते थे। और इंडिया जो है, इंडिया को अपना जो ड्यू टैक्स है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। लोग क्या करते थे, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनियां हैं जिनकी होल्डिंग कंपनी फॉरेन में है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। बैंगलोर में देख लीजिए, आप पुणे में देख लीजिए, उनकी होल्डिंग कंपनियां सब बाहर है। अब ये क्या करते हैं कि बैंगलोर में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पुणे में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर बना के अपनी होल्डिंग कंपनी को बेच देते हैं, और वो बहुत ही कम वैल्यू पे बेचते हैं, बहुत ही कम वैल्यू पे बेचते हैं। और उसकी वजह से होता क्या है कि इंडिया में टैक्स है वो बहुत ही कम होता है, और बेटा बाहर जो है, इंडिया में टैक्स जो है वो पे ही नहीं करते या बहुत कम पे करते हैं। लेकिन जहां पे टैक्स रेट बहुत ही कम है, या जहां पे टैक्स हेवन कंट्रीज है, वहां पे वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बताते हैं, जिससे कि उनको टैक्स ना लगे। एमएनसी जो है वो एमएनसीज ऐसा करने लग गई थी, एंड ये एमएनसीज ऐसा करने लगी जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे हर कंपनी जो है वो हर कंट्री में अपना कारोबार करने लगी। अगर मैं यूनिलीवर ग्रुप की बात करूं तो यूनिलीवर ग्रुप है वो हर कंट्री में है। पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान यूनिलीवर नाम से है, यूके में यूके यूनिलीवर है, इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अगर आप जाओगे श्रीलंका में तो वहां श्रीलंका यूनिलीवर है, नेपाल में जाओगे आप नेपाल यूनिलीवर है। तो ऐसे मल्टीनेशनल ग्रुप है वो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, और उन्होंने ऐसा प्लानिंग करना चालू कर दिया कि जिससे उनका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। और जब ऐसा होता था तो हमने सोचा क्या करें इंडिया वाले। तो 2001 में अपन ने 2001 में मींस आज से 23 साल पहले अप्रोक्स करके, ठीक है, 2001 में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ही लेटर पार्ट में इंट्रोड्यूस हुआ, 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। मींस आप समझ सकते हैं आज से सिर्फ आपके 23 साल पहले इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग आया, उससे पहले नहीं था। उससे पहले सीधी सी बात है ग्लोबलाइजेशन भी इतना नहीं था। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और हर कंट्री चाहती थी फॉरेन की कंपनियां आके काम करे, तो 2001 में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग डाला। अब एक बात समझना, 2001 में जैसे ही हमने ट्रांसफर प्राइसिंग डाला तो हमने क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जो सेक्शंस है वो हमने यहां पे इंडिया में भी बनाए। और इंडिया में हमने बनाए नहीं, हमने क्या किया, यूके का जो ट्रांसफर प्राइसिंग था वो यूके के ट्रांसफर प्राइसिंग को वहां से हमने कंट्रोल सी किया और इंडिया में लाके और हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो यूके का ट्रांसफर प्राइसिंग जैसा था वैसा का वैसा इंडिया में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ डाल दिया। अब ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ डालने के बाद हमने बोला कि भैया जहां जहां पे ये ऐसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, जहां पे आप अपने कनेक्टेड पर्सन से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये जो अपने कनेक्टेड पर्सन से जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसमें जो प्राइस आप ले रहे हो ना, वो प्राइस को हम नहीं मानेंगे, वो प्राइस को हम नहीं मानेंगे। ये जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो $5 लाख है, ये हम नहीं मानेंगे। यहां पे आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालनी पड़ेगी। और आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं,
क्या निकालेंगे वो यहां पे सब बताया जाएगा। मींस यहां पे आपको जो 5 लाख आप जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हो ये तो बायस प्राइस है, ये जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हो ये तो बायस प्राइस है। हम ये वाली प्राइस को नहीं लेंगे, हम आपको वहां पे आर्म लेंथ प्राइस लाने के तरीके बताएंगे कि आपको आर्म लेंथ प्राइस लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? आर्म लेंथ प्राइस मींस फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस। तो जो फेयर प्राइस है या रीजनेबल प्राइस है और ये जो सही प्राइस है वो वाली प्राइस यहां पे लानी पड़ेगी, उसी को बोला जाता है आर्म लेंथ प्राइस। तो आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन वाला प्राइस हम नहीं लेंगे, हम यहां पे आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। और आर्म लेंथ प्राइस मान लो यहां पे वापस से $1 लाख आ गया तो ये ट्रांजैक्शन है वो $1 लाख पे माना जाएगा, ना कि $5 लाख पे। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर प्राइसिंग। तो चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग की चार्जिंग सेक्शन कौन सी है, तो आपका ध्यान इधर रहना होना चाहिए। बुक में आप कुछ मत देखिए, बुक में कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ये टॉपिक चालू कर रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें आपको मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा बट क्वेश्चन करते टाइम आपको थोड़ा दिमाग को यूज करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन करते टाइम थोड़ा दिमाग का यूज लगेगा और जैसे ही दिमाग का यूज लगेगा आप उसको अगर पकड़ लिए तो फटाफट आप उसको पकड़ लोगे करके, ठीक है। चलिए तो आज अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है। तो सेक्शन होती है इसकी 92 करके, और 92 है वो चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हो इस टॉपिक की, कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग लगता कब है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग तब लगता है, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि सबसे पहली चीज है कि अगर कोई भी एसोसिएट एंटरप्राइज है करके, ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज है और वो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो वो ट्रांजैक्शन को आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज एसोसिएट एंटरप्राइज होना चाहिए, और एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब होता है ऐसी दो एंटरप्राइज जिनके बीच में प्यार है, जिनके बीच में प्यार है करके, ठीक है, जिनके बीच में दोनों के बीच में गुलू गुलू हो रहा है, मींस प्यार हो रहा है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। सर कब होगा प्यार दोनों एंटरप्राइज के बीच में, अभी हम आपको बता देंगे। तो पहली चीज ट्रांसफर प्राइसिंग लगने के लिए पहली कंडीशन यह है कि बेटा दोनों एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज होनी चाहिए। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब है दोनों के बीच में लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, दोनों के दिल है वो धड़कने चाहिए। अब ये दिल कब धड़कते हैं, कब दोनों के बीच में प्यार माना जाता है कि दो एंटरप्राइज प्यार कर रही है, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद में। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगेगा जब दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए। अब एक बात समझना, ये प्यार कहां दे रखा है, ये रिश्ता कहां दे रखा है, कब ये रिश्ता प्यार का रिश्ता होगा, ये सेक्शन 92A में दे रखा है। 92A मींस एसोसिएट एंटरप्राइज। दूसरी चीज है कि ये जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब आप बोलोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए तभी ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, आंसर इज यस। नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ही ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, बट कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और मैं बताऊंगा जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर याद करो 115BAB में और 115BAB में आपको पता रहेगा कि अगर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको सिर्फ 15% की रेट से टैक्स भरना पड़ता है। मैंने बताया कि एक मेरी कंपनी जो है वो पुणे में है, एक कंपनी जो है वो कहीं और है, और एक कंपनी 115BAB ले रही है और वो दोनों कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन कर रही है। अगर ऐसा करते हो और वो 20 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो वहां पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है। तो नॉर्मली तो ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में लगता है, बट कुछ ऐसे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और होंगे जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो चलेंगे कौन कौन से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जहां ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, वो अपन लेटर पार्ट में देखेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ही ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो आपका 92B में दे रखा है। बी का मतलब आप ऐसे याद रखेंगे बाहर वाले ट्रांजैक्शन, बी का मतलब आप ऐसे याद रखेंगे बाहर वाले ट्रांजैक्शन। ए का मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज, बी का मतलब बाहर वाले ट्रांजैक्शन, दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। और आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे वो आपके लिए दे रखा है 92C में। 92C, सी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। तो देखो एकदम रैम में बैठ गया ना। तो देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगेगा, तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगने के लिए सबसे पहले दो एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज होनी चाहिए, दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, दोनों के बीच में लव होना चाहिए।
दोनों के बीच में गुलू गुलू हो रहा है, मींस प्यार हो रहा है, तभी बेटा यहां पे एसोसिएट एंटरप्राइज माना जाएगा, ऐसा सेक्शन 92A में बोला हुआ है। दूसरा पॉइंट, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए और बेटा वो आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा, तो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा 92A, 92B एंड 92C। चलिए एक एक अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर एक बात बताइए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा क्या, किसको बोलेंगे अपन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन? सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे पता है? सबसे पहली चीज कि वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, और एटलीस्ट उसमें वन एंटरप्राइज है वो नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। देखो ट्रांजैक्शन किसके बीच में होना चाहिए? टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, और एटलीस्ट जो वन है वो वन एंटरप्राइज आपका क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज और एटलीस्ट एक पार्टी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, तब उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक बात समझिए, अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जो एक नॉन रेजिडेंट और एक रेजिडेंट के बीच में हो रहा है, तो क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? आंसर इज यस, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि यहां पे क्या बोला हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, और उसमें से एटलीस्ट एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये नॉन रेजिडेंट है, ये ट्रांजैक्शन है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के बीच में, क्या ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? आंसर इज यस, ये है। दूसरा, अगर मान लो किसी रेजिडेंट और दूसरे रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तो क्या यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तीसरा, अगर किसी नॉन रेजिडेंट और दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, नॉन रेजिडेंट और दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, क्या यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है? आंसर इज यस, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये है, एक नॉन रेजिडेंट और दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, वो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ऐसा क्यों? अब आप मुझे बोलोगे कि ऐसा सर इसमें हम क्यों टांग अड़ा रहे हैं? अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हम काय को टांग अड़ा रहे हैं? एक बात बताऊं, ऐसा हो सकता है ना कि इसमें से एक नॉन रेजिडेंट का इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है, ऐसा हो सकता है ना कि इसमें एक नॉन रेजिडेंट का इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो चलिए आप सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने बताया सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन 92 ये बोलती है कि ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगेगा? जब एसोसिएट एंटरप्राइज होने चाहिए, उनके बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? बाहर वाले ट्रांजैक्शन। इट मींस बाहर वाले ट्रांजैक्शन जो है वो बाहर वाले ट्रांजैक्शन हम किसको बोलेंगे? कि अगर कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम किसको बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एंड बेटा उसमें से एटलीस्ट एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, उसमें से एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, एक आपका नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, तो उसको अपन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जैसे एक नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। और एक नॉन रेजिडेंट और दूसरे नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन, ये आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है करके। चलिए अब अपन एक काम करते हैं। सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन मींस बेटा सब तरह के ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस आपके सब तरह के ट्रांजैक्शन है उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। वो हो सकते हैं ट्रांजैक्शन आपका सेल का ट्रांजैक्शन हो सकता है वो ट्रांजैक्शन आपका परचेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है वो ट्रांजैक्शन आपका प्रोवाइडिंग सर्विस का ट्रांजैक्शन हो। मींस कोई भी ट्रांजैक्शन, सेल का ट्रांजैक्शन, परचेज का ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग सर्विस का ट्रांजैक्शन, एज वेल एज आपका लैंडिंग का ट्रांजैक्शन, एज वेल एज आपका बोरोइंग का ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है, ऐसे ट्रांजैक्शन से आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है, आपकी इनकम पे इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजैक्शन। सेल का ट्रांजैक्शन हो सकता है, परचेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है, प्रोविजन फॉर सर्विस का ट्रांजैक्शन हो सकता है,
लेंडिंग का ट्रांजैक्शन हो सकता है, बोरोइंग का ट्रांजैक्शन हो सकता है, एज वेल एज गाइज अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, अब आप बोलोगे ये अलोकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बात समझना। जैसे मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यूनिलीवर ग्रुप की एक कंपनी है। यूनिलीवर ग्रुप यूके ने क्या किया, एक R&D की कि हम एक ऐसा शैम्पू बनाते हैं जिसमें परफ्यूम भी इंक्लूड हो। मीन जस्ट आप शैम्पू अप्लाई करिए और उसका परफ्यूम आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। सो शैम्पू विद परफ्यूम, ठीक है, ऐसा उन्होंने एक इन्वेंशन किया। अब उसके लिए उन्होंने R&D किया और R&D करने के बाद उन्होंने एक इन्वेंशन कर दिया, दैट इज अ शैम्पू विद परफ्यूम, कि जस्ट यूज द शैम्पू, देयर इज नो नीड ऑफ एनी परफ्यूम और डीओ एंड ऑल। अब उन्होंने इन्वेंशन कर लिया। अब एक बात समझना, उसकी R&D पे फॉर एन एग्जांपल उन्होंने 200 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। 200 करोड़ का उन्होंने एक्सपेंसेस किया, किसने? वो कंपनी ने, यूनिलीवर यूके ने। तो यूके का यूनिलीवर क्या करेगा, अब ये 200 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर किया, ये एक्सपेंडिचर जितनी भी उसकी ग्रुप कंपनीज है उनको सबको बांटा जाएगा। जितनी भी ग्रुप कंपनीज है उनको सबको बांटा जाएगा। तो जो बांटना है ना, वो भी आपको आर्म लेंथ पे बांटना है। नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, यूनिलीवर वाले, जहां जहां टैक्स रेट ज्यादा है वहां पे अलोकेशन और कॉस्ट का ज्यादा करेंगे, और जहां जहां टैक्स रेट है, सॉरी, जहां जहां टैक्स रेट ज्यादा है, यस, वहां पे अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है वो ज्यादा करेंगे। और जहां जहां पे टैक्स रेट कम है वहां पे अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है वो कम करेंगे। लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो वो भी ट्रांजैक्शन में आएगा। तो ट्रांजैक्शन का मतलब नॉट ओनली परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन, इट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन, इट इंक्लूड द लेंडिंग का ट्रांजैक्शन, इट इंक्लूड द बोरोइंग का ट्रांजैक्शन, इट इंक्लूड द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ता है, जो आपकी प्रॉफिट को चेंज करता है, दैट ट्रांजैक्शन है वो आपके ट्रांजैक्शन में आएगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, सिंपल सी चीज है कि भैया ट्रांसफर प्राइसिंग तभी लगेगा ना जब दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, दोनों के बीच में प्यार है। एंड बड़ा लॉजिकली सोचिए ना, एक बात बताओ, चिटिंग कहां पे होगी? जहां पे प्यार होगा। चिटिंग कहां पे होगी? जहां पे प्यार होगा। अगर प्यार ही नहीं है करके, ठीक है, तो वहां चिटिंग होने का सवाल ही नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मंकर। मंकर का मोबाइल का दुकान है। लॉजिकली सोचिए, मंकर का मोबाइल का दुकान है, एक कस्टमर मोबाइल लेने आता है, और एक कस्टमर मोबाइल जब लेने आता है वो पूछता है कि सर मुझे मोबाइल चाहिए। मंकर मोबाइल बताता है और बोला कितना पैसा है उसका, वो बोलता है 30,000। 30,000 में वो मोबाइल खरीद के चला जाता है। अब एक बात बताइए, एक दिन क्या होता है कि जो मंकर की क्रश है, जिसको मंकर पे, जिस मंकर को उस पे क्रश है, वो आती है, और वो आती है मंकर की शॉप पे और मंकर को बोलती है मुझे मोबाइल चाहिए। मंकर ने मोबाइल बताया, उसने पूछा कितना पैसा, तो मंकर ने बोला जो देना है दे दो करके, ठीक है, अब जो देना है दे दो, ऐसा करके मंकर ने बोला, क्योंकि यहां पे प्यार है। वो बंदी ने सिर्फ यहां पे 20,000 रुपीज देके चली गई। तो एक बात बताइए, जब 20,000 रुपीज देके चली गई मंकर की गर्लफ्रेंड करके, गर्लफ्रेंड क्या, क्रश करके, तो एक बात समझिए, यहां पे प्यार है। तो चिटिंग कहां पे होगी? जहां प्यार होगा। ट्रांजैक्शन में बेटा चिटिंग कहां पे होगी? चिटिंग कहां पे होगी? जहां पे आपका प्यार है। जहां पे प्यार है, दोनों के बीच में जब लव है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो ही चिटिंग होगी, अदरवाइज चिटिंग नहीं होगी ना। तो चलो अब अपन बात करते हैं कि एक बात बताइए सर, दो एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज कब मानी जाएगी? उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 92 के ए में, एंड 92A इज रिलेटेड टू द एसोसिएट एंटरप्राइज। तो एसोसिएट एंटरप्राइज कब मानी जाएगी? दोनों के बीच में सर प्यार जो है वो प्यार कब होगा, कब माना जाएगा कि दोनों प्यार में पागल है? तो प्यार में पागल जो है वो कब माना जाएगा, कब प्यार माना जाएगा, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है फॉर एन एग्जांपल बीबी लिमिटेड, और एक कंपनी है सैम लिमिटेड। होता क्या है, एक एंटरप्राइज अगर किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, तो बेटा दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। मींस ये माना जाएगा कि दोनों के बीच में प्यार है। तो देखो, सबसे पहला प्यार कब माना जाएगा? तो प्यार का पहला जो है वो, यू कैन से दैट द पहली निशानी ये है कि अगर मान लो एक एंटरप्राइज ऐसी है, वो किसी दूसरी एंटरप्राइज का
26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है। अब एक बात समझना, यहां पे जो भी मैं रिलेशनशिप बताऊंगा वो रिलेशनशिप एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर में एक भी दिन ऐसा हुआ तो मान लिया जाएगा वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। एक भी दिन ऐसा हुआ, एक भी दिन ऐसा हुआ, ये मान लिया गया, एक भी दिन ऐसा हुआ एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर, अगर ऐसा हुआ तो मान लिया जाएगा कि ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो सबसे पहली अपन रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एक एंटरप्राइज ऐसी है जो दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रख रही है। तो 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है तो ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। तो एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है। इक्विटी शेयर होल्डिंग मींस वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डिंग रखती है तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, लॉ मेकर्स ने यहां 26% ही क्यों यूज किया? Why they have not used the 20% or 50% or 40%? कोई मुझे बता सकता है why lawmakers has used only 26% यहां पे? बताइए मुझे, कोई बता सकता है क्या? Why lawmakers use the 26% only? शीनम सब आएगा बेटा, थोड़ा थम जा, थोड़ा रुक जा बेटा, आएगा, सब आएगा। जितना तू नहीं सोच सकते उससे ज्यादा मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, मुझे बताओ व्हाई लॉ मेकर्स यूज ओनली 26%? व्हाई? एनी रीजन बिहाइंड दैट? और ऐसे ही उनको लगा नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 26%। व्हाई लॉ मेकर्स यूज 26% हियर? भाई साहब, कोई बोल रहा है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो वो तो 20 में हो जाता है। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं करके, ठीक है? वाई 26%? एक दो बच्चों ने सही आंसर दिया, एक दो बच्चों ने सही आंसर दिया। वाओ, एक ने तो जो दिमाग लगाएगा 25% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। मैं मर जाऊं, मैं छुड़िया फोड़ दूं कहीं पे, ठीक है? मंगलसूत्र तोड़ देता हूं, मैं विधवा हो जाता हूं करके, ठीक है? ऐसे ऐसे आंसर दे रहे, बोले 25% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ए भाई, कोई बोल रहा है सेबी रेगुलेशन, कोई बोल रहा है एफडीआई रेगुलेशन, कोई और कुछ बोल रहा है। भाई साहब, मैं ऐसा सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया? मेरी आत्मा निकल क्यों नहीं गई ये सब सुनने से पहले? एक बात समझना, वाई 26%? मैं आपको बताऊं, इस वर्ल्ड में जितने भी कॉर्पोरेट लॉ होते हैं, मतलब जितने भी कंपनी लॉ होते हैं, उस कंपनी लॉ में दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। एक होते हैं जनरल रेजोल्यूशन और एक होते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। और मैं बताऊं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको 75% का वोटिंग पावर चाहिए। अगर आप 75% है उतने का वोटिंग पावर चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए। अब एक बात बताओ, इसमें एक एंटरप्राइज जब आपका 26% होल्ड करती है, इसका मतलब आपके रेस्ट ऑफ पीपल है वो 74% होल्ड कर रहे होंगे। तो उसके बिना आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। उसके बिना आप स्पेशल रेजोल्यूशन है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। उसके बिना आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। इसका मतलब वो पर्सन आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखता है। ये जो कंपनी है, अगर ये कंपनी, इस कंपनी का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा, उस पर्टिकुलर केस में यहां पे ये माना जाएगा कि इसके बिना, बीबी लिमिटेड के बिना, यहां सेम लिमिटेड है वो कभी भी अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती। इसके लिए यहां पे लॉ मेकर्स ने 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग डाला है। तो 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग डाला है, 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग डाला है करके, ठीक है? तो देखो, मैंने क्या बोला, सबसे पहली रिलेशनशिप ये बोलती है कि अगर कोई एक एंटरप्राइज ऐसा है जो दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डिंग रखता है, तो दोनों ही आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे।
अब एक बात समझना, इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। अब बीबी लिमिटेड क्या करता है, किसी दूसरी कंपनी का, दैट इज द फॉर एन एग्जांपल केके लिमिटेड। केके लिमिटेड का 80% शेयर होल्डिंग रखता है और केके लिमिटेड है वो आगे किसी कंपनी का, दैट इज द आरजे लिमिटेड। आरजे लिमिटेड में फॉर एन एग्जांपल केके लिमिटेड जो है वो आरजे लिमिटेड में फॉर एन एग्जांपल यहां पे 50% का शेयर होल्डिंग रखता है। तो यहां पे क्या होगा कि बीबी लिमिटेड इसका 80% शेयर होल्डिंग रखता है और केके लिमिटेड आगे जो है वो 50% शेयर होल्डिंग रखता है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इफेक्टिवली देखूं तो केके लिमिटेड है वो आरजे लिमिटेड का 50% रख रहा है, लेकिन बेटा इसके पास 80% है। तो ये कंपनी, इसके पास 80%, तो ये कंपनी और ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज बनी गई भाई। ये और ये जो है ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज बनी गई, क्योंकि यहां पे दोनों के बीच में 26% और मोर का है। लेकिन एक बात बताओ, इफेक्टिवली केके लिमिटेड इसका रखता है तो ये दोनों भी एसोसिएट एंटरप्राइज बन गई। लेकिन यहां पे बेटा एक बात समझिए, ये इसका 80% रखता है और ये आगे उसका 50% रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 50% में 80% जो है वो मैं बोल सकता हूं कि ये बीबी लिमिटेड रख रहा है इसका। तो इन सिंपल वर्ड में ऐसा बोलूं कि इनडायरेक्टली बीबी लिमिटेड इज होल्डिंग 40% शेयर होल्डिंग। इनडायरेक्टली बीबी लिमिटेड है वो, बीबी लिमिटेड इनडायरेक्टली 40% का यहां पे इक्विटी शेयर होल्डिंग इसमें रख रहा है इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली ये जो बीबी लिमिटेड है वो इसका 40% शेयर होल्डिंग रख रहा है। 40% कैसे आया, इसका इसमें 80% है, ये आगे 50% रखता है। तो 50% में से बेटा 80% ओनरशिप तो इस कंपनी के पास है। तो इनडायरेक्टली ये इसका 40% शेयर होल्डिंग रख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा या बीबी लिमिटेड एंड आरजे लिमिटेड है वो भी दोनों क्या माने जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो एक एंटरप्राइज ऐसा है जो दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है किम लिमिटेड। अब ये किम लिमिटेड क्या करती है, किसी दो एंटरप्राइज का 26% और मोर का शेयर होल्डिंग रखती है। एक तो है मान लो जेजे लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉर एन एग्जांपल आरजे लिमिटेड। सो देयर आर टू कंपनी, वन इज द किम लिमिटेड। किम लिमिटेड है वो मान लो 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है वो जेजे में रखती है, एज वेल एज 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है वो आरजे में रखती है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि देखिए बड़ा सिंपल है, यहां किम लिमिटेड एंड यहां जेजे लिमिटेड ये तो एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है, बिकॉज दैट इज द डायरेक्टली एसोसिएट एंटरप्राइज। यहां किम लिमिटेड एंड आरजे लिमिटेड ये भी एसोसिएट एंटरप्राइज है, आंसर इज यस। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये दो एंटरप्राइज है ना, जेजे लिमिटेड एंड आरजे लिमिटेड, ये भी दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो माने जाएंगे। यहां पे ये दो एंटरप्राइज है वो भी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो माने जाएंगे। तो हमने यहां पे अभी तक दो रिलेशनशिप पढ़े। पहला रिलेशनशिप क्या पढ़ा कि अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है, या फिर एक एंटरप्राइज है वो किसी दो एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है तो ये दोनों एंटरप्राइज है वो आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। ये दोनों एंटरप्राइज है वो आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो मानी जाएगी। अब एक बात समझना, तीसरा रिलेशनशिप क्या बोलता है। तीसरा रिलेशनशिप बोलता है कि जैसे एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है फॉर एन एग्जांपल एमएम लिमिटेड। एक एंटरप्राइज है वो किसी दूसरे एंटरप्राइज में, दैट इज फॉर एन एग्जांपल केके लिमिटेड, दूसरी एंटरप्राइज में या तो क्या करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, या फिर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, एक एंटरप्राइज क्या करती है, आपको बुक में अभी देखने की जरूरत नहीं, बुक में जब देखना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको बताया कि एक एंटरप्राइज है वो क्या करती है, किसी दूसरी एंटरप्राइज में या तो मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है या फिर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो ये केके लिमिटेड करके कंपनी है, इसमें टोटल 9 डायरेक्टर है और 9 डायरेक्टर में से मोर देन हाफ हो गया 5 डायरेक्टर। अगर 5 डायरेक्टर है वो अगर एमएम लिमिटेड अपॉइंट करता है तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है।
तो भैया जितने टोटल डायरेक्टर है उसमें मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर है वो कोई एक एंटरप्राइज अपॉइंट करता है तो वो आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, या फिर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब होता है फुल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, फुल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, उसको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं। तो अगर एक भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर इस एंटरप्राइज ने इस एंटरप्राइज में अपॉइंट किया तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो माने जाएंगे। वापस बोल रहा हूं, एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है तो आपस में दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है वो माने जाएंगे। एक और रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि मान लो एक एंटरप्राइज है बीबी लिमिटेड, और बीबी लिमिटेड क्या करता है, ऐसा दो एंटरप्राइज में करता है, एक तो आपका केके लिमिटेड में और एक तुम्हारा मान लो एक्सवाई लिमिटेड में। एक्सवाई लिमिटेड दो कंपनी है, इन दो कंपनी में अगर मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, इसमें भी मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये दोनों आपस में जो है वो भी आपके एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि अगर एक ही कंपनी, एक ही पर्सन है, वो दो एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, यही पर्सन इसमें मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करता है, तो ये दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज है वो मानी जाएगी, और बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग है वो लग जाएगा। तो अभी तक मैंने 4 रिलेशनशिप बताए। पहला रिलेशनशिप क्या बोलता है, बड़ा सिंपल है कि वन एंटरप्राइज होल्ड 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग इन द अनदर एंटरप्राइज, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। या एक एंटरप्राइज किसी दो एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। वन एंटरप्राइज अपॉइंट मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। या एक एंटरप्राइज दो एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है, देन दिस बोथ आर ट्रीटेड एज योर एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक बात समझना, नेक्स्ट लॉ मेकर्स बोलते हैं कि मान लो एक एंटरप्राइज ऐसी है, पांचवा रिलेशनशिप, ऑल पीपल पे अटेंशन। देयर इज अ वन कंपनी नेम इज अ किम लिमिटेड एंड देयर इज अ वन कंपनी नेम इज अ बीबी लिमिटेड। अब एक बात समझना, एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी की जो टोटल असेट है ना, बीबी लिमिटेड की मान लो टोटल असेट जो है, टोटल असेट का जो बुक वैल्यू है, उस टोटल असेट की बुक वैल्यू जितनी है उसमें अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एटलीस्ट 51% और मोर का 51%, एटलीस्ट 51% ऑफ द टोटल असेट, बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट ऑफ अदर एंटरप्राइज, उतने का अगर लोन दे देती है, मींस लोन ऑफ 51% ऑफ द टोटल असेट बुक वैल्यू ऑफ अदर एंटरप्राइज, उतना अगर लोनिंग कर देती है तो दोनों एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। देखो वापस बोल रहा हूं, होता क्या है बेटा, एक एंटरप्राइज की जितनी टोटल असेट की बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट है, उसका 51% और मोर का अगर लोन दे देती है दूसरी एंटरप्राइज, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के यहां पे जो है वो डिसीजन इंफ्लुएंस कर सकते हैं, एक दूसरे के डिसीजन इंफ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी लोनिंग कर रखी है एक एंटरप्राइज को जो कि उसके टोटल असेट के 51% और मोर की है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बीबी लिमिटेड है, उस बीबी लिमिटेड का टोटल असेट ऑफ बुक वैल्यू है वो फॉर एन एग्जांपल 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है, और किम लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसने फॉर एन एग्जांपल यहां 560 करोड़ का लोन दे रखा है। मींस जिस कंपनी की टोटल असेट और बुक वैल्यू जो है उसका एटलीस्ट 51% और मोर का लोन किसी दूसरी एंटरप्राइज ने दे रखा है, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। तो यहां पे टोटल असेट ऑफ बुक वैल्यू है वो आपकी 1000 करोड़ है, और उसमें 560 करोड़ का इन्होंने लोन दे रखा है, इसका मतलब 56% लोन दे रखा है जो कि 51% और मोर है। तो एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है जो दूसरी एंटरप्राइज के टोटल असेट ऑफ बुक वैल्यू का 51% और मोर है, तो दोनों आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज है वो मानी जाएगी। दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी, दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक रिलेशनशिप ये बोलता है, एंड बेटा दिस इज ऑल्सो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग,
होता क्या है, जैसे मान लो एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है एसएस लिमिटेड, एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है जेड लिमिटेड, दो एंटरप्राइज है। अब होता क्या है, एक एंटरप्राइज क्या करती है पता है, मार्केट से लोन लेती है। एक एंटरप्राइज है वो मार्केट से लोन लेती है, बोरोइंग करती है, और उस बोरोइंग का ये एंटरप्राइज गारंटी देता है। देखो आजकल गारंटी है ना भाई भाई का नहीं देता है, आजकल गारंटी भाई भाई का नहीं देता है, बट मान लो यहां पे ये एक एंटरप्राइज गारंटी देती है। गारंटी कितना देती है पता है, इसकी जो लोन लिया, इसकी जो टोटल बोरोइंग है, उस टोटल बोरोइंग का एटलीस्ट 10% और मोर, मींस एटलीस्ट 10% का गारंटी अगर एक एंटरप्राइज दे देती है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। वापस बोल रहा हूं, एक एंटरप्राइज क्या करती है, दूसरी एंटरप्राइज की जो टोटल बोरोइंग है, टोटल लोन है, उसका गारंटी देती है कितना, 10% और मोर का। 10% और मोर का, जैसे फॉर एन एग्जांपल इन्होंने 600 करोड़ का लोन ले रखा है, इसमें से अगर 60 करोड़ या उससे ज्यादा का गारंटी इस एंटरप्राइज ने दिया है तो आपस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे और बेटा इनके बीच में ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो देखिए अभी तक मैंने आपको जो रिलेशनशिप पढ़ा है, मैंने आपको 6 रिलेशनशिप पढ़ाए। 6 रिलेशनशिप कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, एसोसिएट एंटरप्राइज। 2 का रखता है, दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज, 2 एंटरप्राइज का ऐसा मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है, बट कितना देती है पता है, उस दूसरी एंटरप्राइज की जो टोटल असेट ऑफ बुक वैल्यू है उसका 51% और मोर है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। और एक एंटरप्राइज जो मार्केट से लोन लेती है, बोरोइंग करती है, उसका दूसरी एंटरप्राइज गारंटी देती है। गारंटी कितना दे रही है, 10% और मोर ऑफ द टोटल बोरोइंग, टोटल बोरोइंग का 10% और मोर का गारंटी देती है, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। अब एक चीज समझना, 7वां रिलेशनशिप। देखो 7वां रिलेशनशिप ये बोलता है कि अगर एक एंटरप्राइज है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो बिजनेस है वो टोटली डिपेंड करता है किसी दूसरे एंटरप्राइज के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला पे, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। वापस बोल रहा हूं, एक एंटरप्राइज ऐसा है जिसका जो बिजनेस है, दैट बिजनेस इज टोटली डिपेंड्स, मींस होली डिपेंड्स ऑन द नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फॉर्मूला, डिजाइन पे, अगर टोटली डिपेंड करता है किसी दूसरी एंटरप्राइज की, तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो लिमिटेड, और जापान में एक कंपनी है जिसका नाम है होंडा लिमिटेड। ये हीरो लिमिटेड वाले हैं, वो पहले बाइक बनाते थे, सॉरी बाइक नहीं, साइकिल बनाते थे, बाइसिकल बनाते थे, और इनको बाइक बनाना सिखाया होंडा वालों ने। मान लो होंडा ने क्या किया, इनको नो हाउ दिया। होंडा ने जो है वो इनको नो हाउ दिया, और बेटा इस नो हाउ पे ये पूरे डिपेंड है। हीरो वाले जो है वो बाइक बनाने के लिए इस पूरे नो हाउ पे डिपेंड है। इसका मतलब ये हीरो का जो पूरा बिजनेस है ना, वो पूरा बिजनेस डिपेंड करता है होंडा के नो हाउ पे। मींस किसी एंटरप्राइज का टोटल बिजनेस है, दैट टोटल बिजनेस इज टोटली डिपेंड, होली डिपेंड्स ऑन द नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, मींस इंटेंजिबल ऑफ द अदर एंटरप्राइज, देन बेटा दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे, और इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आने पड़ेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला कि एक एंटरप्राइज ऐसी है जिसका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है किसी दूसरे एंटरप्राइज के नो हाउ पे, पेटेंट पे, कॉपीराइट पे, ट्रेडमार्क पे, फ्रेंचाइजी पे, डिजाइन पे, फॉर्मूला पे, देन दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो माने जाएंगे। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई भी एंटरप्राइज है और उस एंटरप्राइज का, जैसे एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, एक एंटरप्राइज है जिसका नाम है आरजे लिमिटेड। अब एक बात समझना, ये बीबी लिमिटेड जो है ना, इसका जितना टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है ना, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, उसका 90% और मोर है, वो अगर एक ही एंटरप्राइज सप्लाई कर रही है। मींस एक एंटरप्राइज का जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल है, वो एक ही एंटरप्राइज 90% और मोर का सप्लाई कर रही है, तो बेटा दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है बीबी लिमिटेड। अब बीबी लिमिटेड जो है, वो बीबी लिमिटेड का टोटल रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है फॉर एन एग्जांपल 100 करोड़ का।
और 100 करोड़ का रिक्वायरमेंट है, इसमें से 90% और मोर, फॉर एन एग्जांपल 92 करोड़ का रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही एंटरप्राइज है वो सप्लाई कर रही है और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। मींस पहली चीज तो ये एंटरप्राइज है, यही रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रही है जो इसकी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 90% और मोर, और अगर ये प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। मींस एक एंटरप्राइज है उसका जितना टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका 90% और मोर इज सप्लाई बाय द अनदर एंटरप्राइज, एंड वो अनदर एंटरप्राइज है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में जो है वो एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। अब एक चीज समझना, नाइन्थ रिलेशनशिप इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक बात बताइए, मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? फाइनल प्राइस है वो बायर डिसाइड करता है या सेलर डिसाइड करता है? मार्केट में फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है? मार्केट में फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो कौन डिसाइड करता है? बायर करता है या सेलर करता है? फाइनल प्राइस कौन डिसाइड करता है? किसी भी प्रोडक्ट का, गुड्स का फाइनल प्राइस कौन डिसाइड करता है? लोग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं बायर डिसाइड करता है और कुछ बोल रहे हैं सेलर डिसाइड कर रहा है। तो कोई बोल रहे हैं फाइनल प्राइस बायर डिसाइड कर रहा है, कोई बोल रहे हैं सेलर डिसाइड करता है। एक काम करिए, आप है बायर, एक काम करिए, अब कोई बोल रहा है मार्केट डिसाइड करता है, मार्केट को गोली मारो एक बार के लिए। आपको आंसर करना था बायर या सेलर, दोनों में से एक करके, ठीक है? चलिए। और कोई बोलेगा डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है। अरे यार, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि फाइनल प्राइस कौन डिसाइड करता है। अगर आप डिसाइड करते हो, बायर डिसाइड करता है, तो एक काम करिए, आज जाइए, आईफोन 15 है वो मार्केट में अवेलेबल है, और जाके 5,000 दीजिए, बोलना 5,000 में आईफोन दो, बिकॉज मैं बायर हूं, मैं डिसाइड करूंगा प्राइस। अगर आप डिसाइड कर सकते हो, एक बायर डिसाइड कर सकता है, तो आप एक काम करिए ना, आईफोन 15 मार्केट में आया हुआ है, जाइए मार्केट में और बोलिए 5,000 रुपए आपके पास है, आप तो 5,000 डिसाइड कर रहे हो, तो 5,000 में चाहिए, तो आप एक काम करिए, आईफोन 15 है वो एक बार लेके आइए और देखिए आपको वो सेलर देता है आईफोन या नहीं देता। तो राइट आंसर इज भैया, हमेशा जो प्राइस है मार्केट में, फाइनल प्राइस है वो सेलर डिसाइड करता है। लेकिन लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो एक एंटरप्राइज ऐसी है जो कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, बीबी लिमिटेड, बीबी लिमिटेड क्या करती है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, एंड बेटा ये गुड्स है वो किसी एक एंटरप्राइज को बेच देती है, फॉर एन एग्जांपल जेजे लिमिटेड को, जेजे लिमिटेड को सेल करती है, लेकिन प्राइस को जेजे लिमिटेड डिसाइड करता है। जो बायर है वो बायर, अगर मान लो बायर जो है वो बायर प्राइस को डिसाइड करता है, बायर कंडीशन को डिसाइड करता है, तो आपस में दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। अगर बायर प्राइस को डिसाइड करता है, बायर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। मींस गुड्स इज मैन्युफैक्चर बाय वन एंटरप्राइज एंड बायर प्राइस को डिसाइड करता है, बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, बायर जो है वो प्राइस को डिसाइड करता है, तो फिर क्या होगा, दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे और वहां पे जो है वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो देखिए, अभी तक हमने 9 रिलेशनशिप पढ़ी, एक बार वापस से रिवाइज करते हैं कौन कौन सी रिलेशनशिप। तो देखिए, सबसे पहले 92 है, दो एंटरप्राइज एसोसिएट एंटरप्राइज कब मानी जाएगी? पहला, एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, एक एंटरप्राइज दो का 26% और मोर का, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज। उसके बाद में एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दो एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है जो कि उसकी टोटल असेट ऑफ बुक वैल्यू का 51% और मोर है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग का एटलीस्ट 10% और मोर का गारंटी देती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का टोटली बिजनेस है वो डिपेंड करता है किसी दूसरी एंटरप्राइज के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला पे, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90% और मोर इज सप्लाई बाय द अदर एंटरप्राइज, 90% or more is supplied by the other enterprise and other enterprise influence the price. In that particular case, both are associate enterprise. और एक enterprise goods को manufacture करती है और उसको सेल कर रही है other enterprise को, और other enterprise है वो प्राइस डिसाइड कर रहा है। मींस यहां पे बायर जो है वो प्राइस डिसाइड कर रहा है, बायर जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है वो माने जाएंगे। अब एक बात समझना, लास्ट रिलेशनशिप,
लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल है, फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज अ वन इंडिविजुअल। अब हुआ क्या, कोई इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, किसी एक एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है। इंडिविजुअल एक एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है। फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज अ वन इंडिविजुअल, नेम इज मिस्टर बीबी। तो मिस्टर बीबी जो है, मैं जो हूं वो मान लो एक एंटरप्राइज को कंट्रोल करता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल बीबी लिमिटेड को मैं इसको कंट्रोल करता हूं। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशनशिप अपन ने ऊपर देखा था कंट्रोल वाला, जो आपका 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो मैं क्या करता हूं, एक एंटरप्राइज को कंट्रोल करता हूं। अब होता क्या है, मैं खुद या मेरे रिलेटिव मिला के, मैं खुद या मेरे रिलेटिव मिला के, मैं खुद या फिर मेरे रिलेटिव मिला के हम क्या करते हैं, दूसरे एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जेजे लिमिटेड, और इसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं या मेरे रिलेटिव और सब मिला के दूसरे एंटरप्राइज को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस एंटरप्राइज में 30% मेरा शेयर होल्डिंग है और इस एंटरप्राइज में मेरी वाइफ का शेयर होल्डिंग है 30%। अब आप बोलोगे यहां रिलेटिव का डेफिनेशन क्या होगा, तो यहां रिलेटिव का डेफिनेशन एज सच उन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, बट अपन क्लोज रिलेटिव यहां पे लेंगे। रिलेटिव में जैसे इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, ये रिलेटिव में आते हैं। स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, ये रिलेटिव में आते हैं। तो एक इंडिविजुअल है, वो इस कंपनी को कंट्रोल करता है, उस इंडिविजुअल एंड उसके रिलेटिव मिलकर दूसरे को कंट्रोल करते हैं। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। तो वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, अनदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय सच इंडिविजुअल और रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल। तो ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो बन जाएंगे। या फिर अगर मान लो एक एंटरप्राइज ऐसा है, एक एंटरप्राइज ऐसा है जिसको एक एचयूएफ कंट्रोल करता है, एक एंटरप्राइज ऐसा है जिसको एचयूएफ कंट्रोल करता है। एंड एक बात समझना, एचयूएफ कंट्रोल करता है, मान लो बीबी लिमिटेड को कंट्रोल करता है। दूसरा एंटरप्राइज ऐसा है जिसको इस एचयूएफ के मेंबर या मेंबर के रिलेटिव मिलके कंट्रोल करते हैं, मेंबर या मेंबर के रिलेटिव मिलके कंट्रोल करते हैं। तो ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो माने जाएंगे। तो आप इसको दो रिलेशनशिप को ऐसे देखेंगे, एक एंटरप्राइज ऐसा है जिसको इंडिविजुअल कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब जैसे या तो आप मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, या फिर आप 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखते हो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो एक इंडिविजुअल है, वो इस एंटरप्राइज को कंट्रोल करता है, उस इंडिविजुअल उसके रिलेटिव मिलकर दूसरे को कंट्रोल करते हैं, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। ये एक एंटरप्राइज ऐसा है जिसको एक एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है और दूसरे वाले को उसके मेंबर एंड रिलेटिव मेंबर के मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। एंड गाइस, जितनी भी अपन रिलेशनशिप देखे ना, उसमें जैसे कंपनी वगैरह में 26% और मोर का शेयर होल्डिंग होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या फिर एओपी है या बीओआई है, तो उसमें 26% और मोर नहीं देखना, इसमें आपको देखना है 10% और मोर का पीएसआर। अगर मान लो कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, एओपी बीओआई है, और वहां पे 10% और मोर का पीएसआर है, तो मान लिया जाएगा वो कंट्रोल है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है, वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म में अगर 11% का पीएसआर रखती है, तो भी वो एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। तो इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई है, उनके केस में 10% और मोर का पीएसआर देखा जाएगा, और अगर ये पीएसआर है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है करके। ठीक है, चलिए अपन एक काम करते हैं, यहां पे 12 रिलेशनशिप दे रखी है, और ये 12 रिलेशनशिप को एक बार वापस से हम रिवाइज करते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करते हैं। हमने चालू किया एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग चालू किया। ट्रांसफर प्राइसिंग कब लगता है, तो इसकी चार्जिंग सेक्शन होती है 92 बोलती है कि अगर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आना पड़ेगा। आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आना पड़ेगा। एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है अभी देखेंगे, उससे पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92B में दे रखा है। 92B का मतलब होता है बाहर वाले ट्रांजैक्शन। मींस 92B ये बोलती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, यस। रेजिडेंट रेजिडेंट के बीच में हुआ, ना। नॉन रेजिडेंट के बीच में हुआ, या, दैट इज अ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब सेल का ट्रांजैक्शन, परचेज का ट्रांजैक्शन,
प्रोविजन ऑफ सर्विस का ट्रांजैक्शन, लेंडिंग का ट्रांजैक्शन, बोरोइंग का ट्रांजैक्शन, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें कवर हो जाएंगे जो आपके प्रॉफिट या असेट को इंपैक्ट करते हैं, वो आपके ट्रांजैक्शन यहां माने जाएंगे। अब एक चीज समझना, एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होगा? जब दोनों के बीच में प्यार है, जब दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गुलू गुलू हो रहा है, तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। लेकिन कब माना जाएगा कि दोनों के बीच में गुलू गुलू हो रहा है, दोनों के बीच में प्यार हो रहा है? तो यहां पे कुछ 12 रिलेशनशिप दे रखी है। अगर ये रिलेशनशिप में से कोई भी रिलेशनशिप एक भी दिन हो गई, पूरे साल में एक भी दिन, प्रीवियस ईयर में एक भी दिन अगर वो रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो गई, तो उस पर्टिकुलर केस में ये माना जाएगा कि भैया ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। कौन कौन सी रिलेशनशिप? पहला, अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। या एक एंटरप्राइज दो एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। उसके बाद एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। या एक एंटरप्राइज दो का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती है जो कि उसके टोटल बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट के 51% और मोर है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के टोटल बोरोइंग का एटलीस्ट 10% और मोर का गारंटी देती है, एटलीस्ट 10% और मोर का गारंटी देती है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को नो हाउ वगैरह देती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, डिजाइन, फॉर्मूला, और वो अदर एंटरप्राइज का टोटल बिजनेस उसी पे डिपेंड है, सिर्फ उसी की फ्रेंचाइजी पे डिपेंड है, उसी के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क पे डिपेंड है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। एक एंटरप्राइज का टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90% और मोर इज सप्लाई बाय द अदर एंटरप्राइज एंड बेटा वो प्राइस वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है, तो बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और वो गुड्स है वो दूसरे को सेल करती है और वो सेल जो वहां पे बायर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, तो बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज ऐसी है जिसको इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, दूसरे को वो इंडिविजुअल उसके रिलेटिव कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को एचयूएफ कंट्रोल करता है, दूसरे को एचयूएफ के मेंबर या रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। और पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई के केस में अगर 10% और मोर का पीएसआर हो गया, देन बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। चलिए अपन ने काम करते हैं, आपकी बुक में मैंने हर चीज का एग्जाम्पल देके दे रखा है। तो अगर आप पेज नंबर 1 की बात करेंगे तो सीधा चलिए आपकी बुक में पेज नंबर 1 पे, और अगर मैं पेज नंबर 1 की बात करूं तो आपके कॉम्पैक्ट में पेज नंबर आप 1 पे आ जाइए, और पेज नंबर 1 पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहला टॉपिक है वो ट्रांसफर प्राइसिंग दे रखा है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको कितना पढ़ना है समझने की कोशिश करना। इधर देखिए, सबसे पहले सेक्शन 92 दैट इज इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन क्या होता है आगे आएगा। देखो, कोई भी आपका इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट है, अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, in relation to international transaction or specified domestic transaction shall be computed having regards to the arm length price. आर्म लेंथ प्राइस मींस करेक्ट मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस, दैट इज कॉल्ड आर्म लेंथ प्राइस। इसके बाद ये क्या दे रखा है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आगे जाके डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92B में दे रखा है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज और एटलीस्ट वन मस्ट बी द नॉन रेजिडेंट। Transaction should be in the nature of purchase or sale or lease of property, provision of service, lending, borrowing of money, etc. etc. कोई भी transaction हो सकता है। If both associate enterprise are non-resident, then transfer pricing shall apply only if the income of one of the non-resident is taxable under Income Tax Act. उसके बाद ये पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए करके, ठीक है। उसके बाद आपका एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन चालू होता है। एसोसिएट एंटरप्राइज में 12 रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप मैंने यहां पे दे रखे हैं, यहां से लेके और आपके अगले पेज में यहां तक आपका रिलेशनशिप है वो आएगा, एम तक के रिलेशनशिप आपको पढ़ने हैं। लास्ट वाला पॉइंट तो यही बोलता है, एनी रिलेशनशिप ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी कोई रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट का डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, यहां से पढ़ना चालू करिए एसोसिएट एंटरप्राइज से, और पढ़ते पढ़ते पूरा एसोसिएट एंटरप्राइज में हर एग्जांपल मैंने दे रखा है, वो एग्जांपल के साथ में आप एक बार रीड कर लीजिए। चलिए चालू करिए, आप लोग रीड करिए सब लोग। बुक नहीं आया, मैंने पीडीएफ दे रखा है ट्रांसफर प्राइसिंग का। ये रुशान बजाज है ना, पागल बच्चा है। चलिए आप एक बार रीड करिए पूरे को।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कंपाइलर से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बस क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे उसके बाद, पढ़ने के बाद। करिए।
यस पीपल डन। चलिए 2-3 लोगों के डाउट है जो डाउट ले लेते हैं। पहला डाउट तो ये है कि सर ये 26% का क्या लॉजिक था। 26% का लॉजिक ये था कि इफ वन एंटरप्राइज होल्ड 26%, इट मींस उसके बिना आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, और जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते इट मींस यू आर कंट्रोलिंग द अदर कंपनी, सो बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक का ये रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट वाले में एक चीज ध्यान रखना, वहां मैंने लिखा था कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका 90% और मोर इज सप्लाई बाय अदर एंटरप्राइज, एंड वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो प्राइस एंड अदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है तो ही वो एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा, अदरवाइज एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनेगा। तो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, दोनों में फर्क यही है। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में फर्क यही है, क्योंकि आप अगर ये रॉ मटेरियल वाला पॉइंट देखोगे ना, तो रॉ मटेरियल में देखिए क्या ले रखा है, 90% or more of raw material required by one enterprise supplied by other enterprise, and the price and other condition relating to supply are influenced by other enterprise। means price and other condition है वो influence भी करना चाहिए। यहां दोनों कंडीशन साथ में है। यहां पे बेटा ये डॉट एक तो होना नहीं चाहिए था करके, ठीक है। यहां पे जो है वो दोनों कंडीशन साथ में है, और जब दोनों कंडीशन साथ है इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे आपकी दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। तो अगर आप आंसर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज है, और अगर सेकंड के थर्ड पार्ट में देखोगे तो वहां प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है करके, ठीक है। अगर 80% की जगह 30% होता राघव तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज उसमें नहीं बनता, क्योंकि इनडायरेक्टली आप 26% और मोर का होल्डिंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में बायर इन्फ्लुएंस मतलब आप कुछ ऐसी कमोडिटी जो बनाते हो उसमें सिर्फ आप एक ही पर्सन को बेच रहे हो और वो बायर आपकी प्राइस इन्फ्लुएंस करता है उसके हिसाब से, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगा। तीसरे का दूसरा रॉन्ग है। देवांशी तुम कितना जल्दी जजमेंटल हो जाती हो, कैसे हो जाएगा दूसरा रॉन्ग? तीसरे का दूसरा रॉन्ग कैसे हो जाएगा? तीसरे का दूसरा रॉन्ग है, अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया कि ये रॉन्ग है। Charles PLC, a UK company having its place of effective management also in the UK, has a power to appoint 4 director of the A Limited Indian company whose total number of director of board is a 9। तो 9 में से 4 अपॉइंट कर रही है तो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनेगी, मोर देन हाफ होना चाहिए करके, ठीक है। मोर देन हाफ होना चाहिए, तो यहां पे क्या देखिए देयर आर 2 enterprise would be deemed to be associate enterprise if more than half of the board of director of one enterprise is appointed by other enterprise। in this case since this company is not appointing more than half of the board of directors, so ये not deemed to be associate enterprise। क्या गलत है इसमें? क्या गलत लगा बेटा इसमें देवांशी आपको? हाँ देवांशी बेटा क्या गलत लगा तुमको इसमें? कंट्रोल का डेफिनेशन एक बात समझो, यहां कंट्रोल का कहीं कोई डिफाइन नहीं कर रखा, फिर कंट्रोल में अपन वही लेंगे जो ऊपर रिलेशनशिप में था 26% और मोर, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। हाँ देवांशी बेटा इसमें क्या गलत लगा आपको? बताओ तो बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूं बेटा। चलो अब एक बात समझना, आप लोग मुझे ये पूछोगे, मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाता हूं, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ये सेक्शन कहां पे दे रखी है, तो अगर मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाऊं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे टैक्स लॉ एंड रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो ये सेक्शन आपकी 92A करके है, और 92A सेक्शन है मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक बात समझना, अगर मैं मान लो इस सेक्शन को एक बार कंपैरिजन में डालता हूं 92B, तो मुझे इसका व्यू अच्छा मिलेगा कंपैरिजन में। चलिए 92A जो है वो बोलती क्या है? वो बोलती, आपको अगर मैं बताऊं इस सेक्शन को बेयर एक्ट में अगर पढ़े तो बेयर एक्ट में देखिए क्या दे रखा है। बेयर एक्ट में दे रखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, मतलब पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। एसोसिएट एंटरप्राइज इन रिलेशन टू द अनदर एंटरप्राइज मींस एन एंटरप्राइज। कब एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगी? अब इन्होंने देखो A और B में क्या दे रखा, पहला तो
which participate directly or indirectly through one or more intermediaries in the management and control or capital of the other enterprise। या तो दूसरी एंटरप्राइज के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, या कैपिटल में करते हैं, या in respect of which one or more person who participate directly indirectly through one or more intermediaries in its management or control or capital are the same person who participate directly indirectly through one or more intermediate in the management or control or capital of another enterprise। तो देखो ऊपर यहां तो एक जनरल डेफिनेशन दे दी एसोसिएट एंटरप्राइज की, सबसेक्शन 1 है वो जनरल डेफिनेशन देती है पहला तो कि अगर मान लो किसी और एंटरप्राइज के मैनेजमेंट, कंट्रोल या कैपिटल में आप पार्टिसिपेट करते हो, सिर्फ इतना दे रखा है, और दूसरे में दे रखा है कि अगर एक पर्सन है वो दो में ऐसा करता है तो, दो में ऐसा करता है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगा। लेकिन यहां सब सेक्शन 2 जाके इस चीज को क्लियरिफाई करती है। सब सेक्शन 2 ये बोलती है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, ये जो सबसेक्शन 1 में जो बोला हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 मींस ये सबसेक्शन 1 के लिए फिर बात करती है सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 ये बोलती है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 टू एंटरप्राइज शैल बी डीम्ड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनके बीच में ये रिलेशनशिप होते हैं जो हमने एक एक रिलेशनशिप डिस्कस किया है। तो यहां पे सबसेक्शन 1 की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सबसेक्शन 2 फिर बोल देती है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 के लिए। तो सबसेक्शन 1 के लिए अल्टीमेटली तो सबसेक्शन 2 बात कर रही है, और सबसेक्शन 2 बोलती है कि दो एंटरप्राइज है वो कब डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। सबसे पहला, वन एंटरप्राइज होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली sharing that is carrying shares carrying not less than 26% of voting power in the another enterprise, ये अपन ने बात की। दूसरा, any person or enterprise hold directly indirectly share carrying not less than 26% or voting power in each of such enterprise, ये हो गया। उसके बाद लोन एडवांस वाला 51%, वन एंटरप्राइज गारंटी वाला आपका, उसके बाद मोर देन वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला, उसके बाद वापस वो दो में मोर मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग, वो दूसरे नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी पे डिपेंड करता है। 90% और मोर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज, अदर एंटरप्राइज इन्फ्लुएंस द प्राइस। तो ये बेटा यहां पे सेक्शन जो है इसमें टोटल एम तक की रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप अगर आपकी सेटिस्फाइड होती है तभी आप एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो एसोसिएट एंटरप्राइज है वो आप बनेंगे। तो एसोसिएट एंटरप्राइज आप तभी बनेंगे जब ये जो रिलेशनशिप दे रखी है उस रिलेशनशिप में से कोई भी रिलेशनशिप है वो आपकी सेटिस्फाइड होती है। अब एक बात समझना, यहां पे एक रूल, मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड इन द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। चलिए, सो दिस इज अबाउट द सेक्शन 92A। अब एक बात समझना सर, क्वेश्चन आपका एक यह आ सकता है कि एक एंटरप्राइज एक में 26% और मोर का शेयर होल्डिंग रखती है और दूसरे में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो क्या वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बनेगी या नहीं? क्योंकि आपने तो ऐसा पढ़ाया है कि भाई दोनों का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर आपने ये बनाया दोनों में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग। सर ऐसा हुआ तो कि एक एंटरप्राइज का 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग और दूसरे का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो क्या एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी या नहीं? अगर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ूं तो इसमें तो ऐसा कहीं नहीं दे रखा, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि भैया एक वो वाला हो गया और दूसरा वो वाला हो गया, वैसा कहीं नहीं दे रखा। इसमें तो बेटा क्लियर बात की हुई है, इन्होंने क्लियर बात की हुई है। अगर मैं पॉइंट नंबर बी की बात करूं तो बी में सीधा बोला हुआ है एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ वोटिंग पावर इन ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, मतलब दोनों में यही होना चाहिए। और अगर मैं पॉइंट नंबर एफ की बात करूं तो उसमें भी ये दे रखा है मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड, मींस वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइज आर अपॉइंटेड बाय द सेम पर्सन और पर्संस। तो यहां पे वो मिक्सअप वाला रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोला है, मिक्सअप वाले रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोला हुआ है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोगों से पूछा, बट नो वन इज लाइक गिव मी द कन्विंसिंग आंसर करके, ठीक है। मेरे को कोई कन्विंसिंग आंसर किसी ने दिया नहीं। आपके ऑफिस में ट्रांसफर प्राइसिंग है तो आप प्लीज पूछिएगा कि सर अगर एक एंटरप्राइज में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखा और दूसरी एंटरप्राइज में मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो क्या वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी या नहीं? क्योंकि इस डेफिनेशन में तो वो नहीं आ रहा, इस डेफिनेशन में तो वो नहीं आ रहा है करके, ठीक है। इस डेफिनेशन में तो वो नहीं आ रहा है। चलिए डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर एसोसिएट एंटर। कंट्रोल का मतलब एक बात बताओ, कहीं पे दे नहीं रखा है कंट्रोल का मीनिंग क्या होगा, बट कंट्रोल का मीनिंग जैसे आप 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखते हो तो उसका मतलब ये कंट्रोल, ये रिलेशनशिप जो ऊपर वाली थी, दिस इज द कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, यू कैन से दैट। चलिए डन। तो अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं।
पर्सन में कोई भी आएगा, पर्सन में कंपनी भी आ सकती है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर मैं किसी कंपनी में 26% और मोर का शेयर होल्डिंग रखता हूं तो मैं और वो कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए। मैं किसी कंपनी में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता हूं तो मैं और वो कंपनी दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आप देखिए यार, उसमें है क्या ऐसा। Nelton LLC has power to appoint 2 of the director of Bricks Limited whose total number of director is 4। तो 4 में से 2 ही तो कर रहे हो, मोर देन हाफ कहां है? मोर देन हाफ नहीं है ना, और जब मोर देन हाफ नहीं है तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए ना। चलिए डन। अब अपन बढ़ते हैं आगे। मुझे बताइए अभी ब्रेक चाहिए या 15 मिनट के बाद? चलिए अब अपन चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 इंडियन कंपनीज 25 होल्ड करके हाई अमाउंट ट्रांजैक्शन करेंगे ना। आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं रहा हूं। पद्मा आप क्या बोल रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर डाउट। एलएलपी के केस में पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंगली मींस 10% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग। चलो आफ्टर 15 मिनट्स में आपको ब्रेक दूंगा। अब हम चालू कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और यहां से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। यहां से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो जो 2 किए वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, बट यहां से एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूं करके, ठीक है। चलिए एक बात समझना, मैं आपको सिखाने वाला हूं अब एक सेक्शन, और उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन 92C। एंड 92C का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। आपको आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालनी है जब 2 एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो सर यहां पे आर्म लेंथ प्राइस है वो कैसे निकालेंगे? तो मैं बताऊं आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए 5 मेथड होती है। 5 मेथड होती है। कौन कौन सी मेथड होती है? सबसे पहली मेथड होती है, इसको बोला जाता है कप मेथड। कप मेथड दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जिसको बोला जाता है कप मेथड। दूसरी मेथड पढ़ेंगे रीसेल प्राइस मेथड, आरपीएम। तीसरी मेथड पढ़ेंगे कॉस्ट प्लस मेथड दैट इज सीपीएम। चौथी मेथड पढ़ेंगे प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, पीएसएम। और लास्ट मेथड पढ़ेंगे टीएनएमएम दैट इज ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। तो 5 मेथड है, और 5 मेथड में से आपको क्या करना है? आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि इन 5 मेथड में से जो आपके ट्रांजैक्शन के लिए सूटेबल मेथड है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपकी मम्मी बोलती है ना आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट बंदा ढूंढेंगे या आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट लड़की ढूंढेंगे। तो अप्रोप्रिएट मतलब जो आपको सूट करती है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, वो वाली मेथड आपको फॉलो करनी है। पहली कप मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और पांचवा टीएनएमएम। तो कप मेथड, आरपीएम, सीपीएम, पीएसएम, टीएनएमएम है। ये मेथड है जो आपके लिए रिलेवेंट है, और ये 5 मेथड हमारे सीबीडीटी ने दे रखी है। इसके हिसाब से आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। चलिए एक एक मेथड के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। तो सबसे पहली मेथड हम पढ़ने वाले हैं, और वो सबसे पहली मेथड हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कप मेथड। और कप मेथड का फुल फॉर्म होता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, या जिसको आप शॉर्ट में कप मेथड हम बोलेंगे बार बार, कप मेथड। और एक बात बताऊं, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का जो चांस है वो आपका ये है। ये कौन है? यज्ञवीर नारायण तिवारी जी। आप क्या बोल रहे हो? आप सिर्फ यही लिख रहे हो। आप कुछ आगे तो बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा ना। आपका डाउट है वो तो ऊपर चला गया होगा। अब आप बार बार यही बोल रहे हो, मेरे को इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। आप डाउट लिख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आप डाउट लिख लीजिए ना। आप इतना बार बार वो लिख रहे हो, इग्नोर करने से अच्छा है आप वो लिख लेते तो शायद मेरे को सामने आ जाता वो चीज। चलिए तो आप लिख लीजिए, मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका डाउट ले लूंगा करके, ठीक है। बट आप इधर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो ये रह जाएगा करके, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहली मेथड की, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, या जिसको अपन कप मेथड बोलते हैं। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। अब एक बात समझना, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड और यू कैन से दैट कप मेथड। अब आप इधर ध्यान दे दीजिए प्लीज। ये मेथड एग्जाम में आने का चांस 80% है। मींस 80% एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस मेथड से आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे कम फॉलो होता है।
प्रैक्टिकल लाइफ में ये सबसे कम फॉलो होता है, बट एग्जाम में ये सबसे ज्यादा आता है, कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आर्म लेंथ प्राइस निकालते कैसे होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक इंडिया का एक कंपनी है, ये मान लो एक इंडिया का कंपनी है, ये इंडिया है और ये मान लो फॉरेन है, इंडिया है और ये फॉरेन है। इंडिया का एक कंपनी है जिसका नाम है फॉर एन एग्जांपल बीबी लिमिटेड, बीबी लिमिटेड, और फॉरेन का एक कंपनी है जिसका नाम है सनी लिमिटेड, सनी लिमिटेड, बीबी लिमिटेड एंड सनी लिमिटेड। अब बीबी लिमिटेड जो है वो सनी लिमिटेड का मान लो 30% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है कौन? बीबी लिमिटेड, सनी लिमिटेड का। तो जब 30% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है तो मैं ऐसा बोल दूं दोनों आपस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए, दोनों आपस में ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन गए, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, दोनों के बीच में प्यार हो गया, बीबी लिमिटेड एंड सनी लिमिटेड, बिकॉज 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग है। अब हुआ क्या, इस साल में बीबी लिमिटेड ने सनी लिमिटेड को 15,000 कोई प्रोडक्ट बेचे हैं। प्रोडक्ट मान लो फॉर एन एग्जांपल बीबी लिमिटेड मोबाइल्स बनाती है और मोबाइल बना के सनी लिमिटेड को बेचे हैं, और इन्होंने क्या किया 15,000 यूनिट सोल्ड की है, यूनिट सोल्ड टू एसोसिएट एंटरप्राइज, एंड वो सोल्ड की है 3,500 पर यूनिट से। मिस पर यूनिट से 3,500 पर यूनिट से 15,000 यूनिट है वो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को बीबी लिमिटेड ने सेल की है। अब एक बात समझना, ये बीबी लिमिटेड क्या करती है, ऐसी की ऐसी सेम यूनिट दूसरों को भी सेल करती है, मींस ये मोबाइल दूसरों को भी सेल करते हैं। और दूसरी एक फॉरेन एंटरप्राइज को सेल किया जिसका नाम है मान लो किम लिमिटेड, और ये किम लिमिटेड है ना, ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर है, इसका मतलब ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। इस साल में क्या हुआ, किम लिमिटेड को फॉर एन एग्जांपल 4,000 यूनिट सेल की है, 4,000 यूनिट सेल की है, जिसकी सेलिंग प्राइस 5,200 पर यूनिट है। सोचिए लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है। एक कंपनी है जो इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, इसकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज है और एसोसिएट एंटरप्राइज सनी लिमिटेड है, और सनी लिमिटेड को इन्होंने कुछ मोबाइल फोन सेल किए हैं, इस बार 15,000 यूनिट सेल की है इस एंटरप्राइज को, एंड बेटा उससे उन्होंने 3,500 रुपया पर यूनिट चार्ज किया, मैं सेलिंग प्राइस सिर्फ 3,500 लिया है। लेकिन यह कंपनी क्या करती है, दूसरों को आउटसाइडर को सेल करती है, उससे 5,200 रुपया पर यूनिट लिया है। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, इन दोनों ट्रांजैक्शन का अगर नाम देना हो तो मैं जो ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है उसको बोलूंगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट, सनी लिमिटेड नॉन रेजिडेंट है। और एक बात समझना, ये जो दूसरा वाला ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइडर के साथ कर रहे हो, मैं बताऊं ये तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये आप किसी आउटसाइडर के साथ कर रहे हो जो इन्फ्लुएंस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये दो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं, एक आउटसाइडर के साथ में, ये किम लिमिटेड के साथ में, और एक आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में, इन दोनों में से बायस ट्रांजैक्शन कौन सा है, मुझे बताइए बायस ट्रांजैक्शन कौन सा है इन दोनों में से। बायस ट्रांजैक्शन, बायस ट्रांजैक्शन या इसको बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस ट्रांजैक्शन, या बोल सकते हैं कंट्रोल ट्रांजैक्शन, या बोल सकते हैं टेंटेड ट्रांजैक्शन। टेंटेड मींस दाग धब्बे वाला कौन सा है इसमें से। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे दाग धब्बे वाला ट्रांजैक्शन कौन सा है, जहां पे चिटिंग हो सकती है, वो ट्रांजैक्शन कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। राइट आंसर इज, सब लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें से जो टेंटेड ट्रांजैक्शन है या बायस ट्रांजैक्शन है या जो कंट्रोल ट्रांजैक्शन है वो ये वाला ट्रांजैक्शन है। जो ये ऊपर वाला ट्रांजैक्शन है वो आपका टेंटेड ट्रांजैक्शन है, टेंटेड ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहां पे प्यार है, और ये प्यार की वजह से आपने क्या किया होगा, इसको देखो कम रेट में आप सेल कर रहे हो।
बाहर वाले को जो है वो 5200 में मोबाइल बेचते हो और अपनी गर्लफ्रेंड आई तो उसको 3500 में बेच रहे हो। कुछ ना कुछ तो झोल है बाबू। यहां पे लड़की का मामला है, यहां पे मामला लड़की का है भैया। यहां एसोसिएट एंटरप्राइज, यहां प्यार का मामला है। और आप क्या कर रहे हो, इसको तो 3500 में बेच रहे हो और इसको आप 5200 में बेच रहे हो। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलूं कि ये ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन है इसमें जो प्राइस चार्ज की है ये गलत प्राइस है, ये सही प्राइस नहीं है, ट्रस्टेड प्राइस नहीं है। हम तो बोलेंगे कि ट्रस्टेड प्राइस कौन सी है, ट्रस्टेड प्राइस ये वाली है भाई। बाकी से आप 5200 ले रहे हो तो आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से भी 5200 लीजिए, तो आर्म लेंथ प्राइस क्या आ जाएगी, 5200। आर्म लेंथ प्राइस है वो 5200 आ जाएगी। दिस मेथड इज कॉल्ड योर कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कि अगर आपके पास कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, देखिए ये अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, तो आप एक काम करिए, अगर आपके पास कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है तो जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में जो प्राइस चार्ज हो रहा है या आप जो प्राइस पे कर रहे हो वो आप ले लीजिए। तो 5200 है वो आपका आर्म लेंथ प्राइस है। यहां पे जो औरत का चक्कर है बाबू भैया, इधर देख लो आप लोग करके, तो मैं बताऊं यहां पे आपका आर्म लेंथ प्राइस है, मैं ये बोल दूं 5200 तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस है। लेकिन एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा कि अच्छा एसोसिएट एंटरप्राइज को 3500 में बेच रहे हो, बाकी को 5200 में बेच रहे हो, बताइए आर्म लेंथ प्राइस क्या है। आप फटाफट आंसर कर दोगे 5200 आर्म लेंथ प्राइस है। ये गलत प्राइस है, 5200 होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सेल को यहां कम रिकॉर्ड किया है, यहां सेल सही है, ये होना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, एग्जामिनर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। एग्जामिनर क्या करेगा पता है, कुछ आपको एडजस्टमेंट देगा, इन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ डिफरेंसेस देगा, कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस देगा। और फंक्शनल डिफरेंसेस में क्या क्या देगा, तो देखिए ऑल पीपल, यहां पे कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है एग्जामिनर। कैसे एडजस्टमेंट नॉर्मली आपको दिए जाते हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट ये दे सकता है कि जैसे ये बोलेगा कि सेल टू सनी लिमिटेड ऑन FOB एंड सेल टू किम लिमिटेड ऑन CIF। सेल टू सनी लिमिटेड ऑन FOB and sale to Kim Limited on CIF and cost of insurance and freight is ₹300 per unit। ये एक एडजस्टमेंट दे दिया कि दोनों के बीच में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस के एडजस्टमेंट मिलेंगे। दूसरा क्या है समझना, दूसरा एडजस्टमेंट ये दे सकते हैं कि सिंस ऑर्डर फ्रॉम सनी लिमिटेड इन मोर क्वांटिटी में ऑर्डर है, मोर क्वांटिटी मीन ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर है, 15,000 यूनिट का ऑर्डर है। सो बीबी लिमिटेड ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ ₹250 पर यूनिट। और तीसरा एडजस्टमेंट यह हो सकता है, बीबी लिमिटेड ऑफर वारंटी ऑफ 1 year to Kim Limited and 1 year warranty to Kim Limited। या मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको क्योंकि मेरे को एक अलग एडजस्टमेंट लेना है। बीबी लिमिटेड ऑफर वारंटी ऑफ 1 year to Sunny Limited and not offered to Kim Limited। Cost of same is 120 per unit। आपसे बोला है आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है, आपको बोला है कैलकुलेट
आर्म लेंथ प्राइस यूजिंग कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, कप मेथड से आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। चलिए अब आप इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए, सब लोग इधर देखिए। देखो कप मेथड नाम से आपको हर मेथड में करना क्या है ना, वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। अगर आप नाम को ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इस मेथड में होने वाला क्या है। जैसे इस मेथड का नाम है कप मेथड, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। अगर आपके पास कंपेरेबल है, अनकंट्रोल्ड प्राइस है, तो आपके यहां ये मेथड लगेगी। अगर कंपेरेबल ट्रांजैक्शन है, अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, तो आपको कप मेथड लगाना है। अब एक बात समझना, कप मेथड जब आप लगाते हो तो कप मेथड में सर हम आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे? तो देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। इस मेथड में जब आपको कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस करना है तो आर्म लेंथ प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप ले लीजिए जो प्राइस चार्ज कर रहे हो, प्राइस चार्ज या पेड इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। भाई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, वो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, पे कर रहे हो, उससे आप ले लीजिए। तो आपको पता है क्योंकि देखो हमेशा जब आप क्वेश्चन को चालू करोगे ना, वो आप ऐसी प्राइस से करोगे जो अनबायस है। क्योंकि बेटा ये तो बायस है, 3500 है, ये तो बायस प्राइस है ना, ये तो गलत प्राइस है, ये तो चिटिंग वाला प्राइस है, ये तो प्यार वाला प्राइस है, ये तो गलत है। हमेशा जब आप चालू करोगे सॉल्यूशन करना, आर्म लेंथ प्राइस निकालना, आप उस प्राइस से चालू करोगे जो अनबायस है, जो अनकंट्रोल्ड है, जिस पे कंट्रोल नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड प्राइस है। तो प्राइस चार्ज, जैसे सेल का ट्रांजैक्शन होगा तो प्राइस चार्ज करोगे, परचेज का ट्रांजैक्शन होगा तो प्राइस पे करोगे। इन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, तो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन में हमने कितना प्राइस चार्ज और पे किया है? 5200। तो आप एक काम करिए, इसको चालू करिए 5200 से, तो आप बोलोगे हमारी आर्म लेंथ प्राइस तो 5200 होनी चाहिए। आप बोलोगे कि हमारी आर्म लेंथ प्राइस है, वो आर्म लेंथ प्राइस तो बेसिकली 5200 होनी चाहिए, 5200 ही लेना चाहिए। यहां पे आपने 3500 लिया है, वो गलत है। मैं तो बोलूंगा 5200 लेना चाहिए। लेकिन रुको थांबा, इन दोनों ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ तो फंक्शनल डिफरेंसेस है ना। ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है, मींस ये बीबी लिमिटेड इसके साथ जो ट्रांजैक्शन कर रही है, इसके साथ जो ट्रांजैक्शन कर रही है, आप तो मुंह उठा के बोल देते हो कि यहां 5200 ले लो करके, ठीक है। बट बेटा रुको ना, थोड़ा तो कुछ डिफरेंस है ट्रांजैक्शन का, उसका तो एडजस्टमेंट दो। जो थोड़ा एडजस्टमेंट, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों ट्रांजैक्शन में, उसका तो एडजस्टमेंट दो। आंसर इज यस, ठीक है। चलो तो पहले तो हम पकड़ के बैठ गए, बोला आर्म लेंथ प्राइस तुम्हारा यहां पे 5200 है, 5200 ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। और डिफरेंसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे एडलेस करना पड़ेगा, मींस आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो इसमें आप ऐड करेंगे या लेस करेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आपका आईटी का मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। जो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है और आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, उसके बीच में ऐसे फंक्शनल डिफरेंसेस कितने हैं जिसकी वजह से प्राइस चेंज हो जाती है, उसके एडजस्टमेंट दे दो। तो बड़ा सिंपल है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक इंडिया की कंपनी है और ये इंडिया की कंपनी ने फॉरेन की अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को मोबाइल बेचा है 3500 में और बाकी को बेचा है 5200 में। तो हम तो बोलेंगे आर्म लेंथ प्राइस 5200 है, 5200 लो, 5200 है वो आर्म लेंथ प्राइस है। आप यहां चिटिंग कर रहे हो, आपकी सेलिंग प्राइस 5200 होनी चाहिए। हाँ रुको, 5200 होनी चाहिए, मान लेते हैं 5200, ठीक है। लेकिन इन दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस है, उसके एडजस्टमेंट करो। अब क्या क्या फंक्शनल डिफरेंसेस है? पहला फंक्शनल डिफरेंस ये बोला कि सेल टू सनी लिमिटेड इज ऑन द एफओबी, एफओबी का मतलब होता है फ्रेट ऑन बोर्ड, एंड सेल टू द किम लिमिटेड इज ऑन द सीआईएफ बेसिस। ये दोनों वर्ड आपको कस्टम में मिलेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट इज 300 पर यूनिट। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई रुको, हम जब सनी लिमिटेड को सेल कर रहे हैं ना गुड्स, तो सनी लिमिटेड को सेल करते टाइम हम गुड्स है वो एफओबी पे सेल कर रहे हैं, लेकिन जब हम किम लिमिटेड को सेल कर रहे हैं तो वो सीआईएफ पे कर रहे हैं। एफओबी का मतलब होता है फ्रेट ऑन बोर्ड, सीआईएफ जो है वो आपका सीआईएफ पे सेल कर रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या होता है? जब भी आप किसी को गुड्स एफओबी पे सेल करते हो
तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आगे वाला देता है। जब भी आप कोई गुड्स है वो एफओबी पे सेल करते हो तो जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा है वो आगे वाला दे देता है, आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी को सीआईएफ पे सेल करते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। इट्स फ्री ऑन बोर्ड होता है क्या, आई डोंट नो, फ्रेट ऑन बोर्ड होता है, फ्री ऑन बोर्ड जो भी है करके, ठीक है। देखो इधर देखो, सब लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रेक चाहिए। अभी यार आप इन बिटवीन द एक्सप्लेनेशन क्या ब्रेक बोल रहे हो, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए ना, क्या बोल रहे हो आप। इधर देखो, वापस देखो, इधर देखो, देखो बेटा, हमने क्या किया कि भाई कुछ गुड्स है वो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचा, दूसरे को बाहर वाले को बेचा। अब मेथड देख रहे हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, कप मेथड। कंपेरेबल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, अनकंट्रोल। तो ये अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है, इसमें कितना प्राइस है 5200, ये आर्म लेंथ प्राइस है। लेकिन दोनों में फर्क है। पहला फर्क क्या समझना, यहां पे अभी आप 100% अटेंशन रखना। इस एंटरप्राइज को हम एफओबी पे सेल कर रहे हैं, मींस यहां इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आगे वाला कंपनी दे रहा है, सनी दे रहा है, हम नहीं दे रहे। आप बीबी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। और बेटा यहां पे हम सीआईएफ पे सेल कर रहे हैं, इसका मतलब इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा हम दे रहे हैं। आप लॉजिकली सोचो, जब हम इसको सीआईएफ पे सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा हम हमारी जेब से दे रहे हैं, मींस मेरी कंपनी जो है हमारी जेब से इंश्योरेंस एंड फ्रेट दे रही है, और आगे वाले से 5200 है वो चार्ज कर रही है। आप लॉजिकली सोचिए, हमारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा 300 रुपीज पर मोबाइल फोन है, पर यूनिट है। आप सोचिए जब मैं सनी लिमिटेड को सेल एफओबी पे करूंगा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा वो खुद ही दे देगा, मुझे देने की जरूरत नहीं। तो आप मुझे बताइए, सनी लिमिटेड से जो मैं चार्ज करूंगा वो कम चार्ज करूं या ज्यादा करूं? मुझे बताइए, मैं सनी लिमिटेड से सेलिंग प्राइस है वो कम चार्ज करूं या ज्यादा करूं? मतलब जिसको मैं सीआईएफ पे बेच रहा हूं, जिसमें इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा मुझे मेरी जेब से देना है, उससे मैं 5200 चार्ज कर रहा हूं, और यहां पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा वो आगे वाला देगा। तो आप ही मुझे बताइए, मैं उससे कम चार्ज करूं या फिर मैं उससे ज्यादा चार्ज करूं? राइट आंसर इज ऑब्वियसली आप इससे कम चार्ज करेंगे ना। ऑब्वियसली आप इससे कम चार्ज करेंगे, आप इससे कम चार्ज करेंगे ना। लॉजिकल सी चीज है। एक बात बताओ, किसी ने बोला कि हमको देखो होम डिलीवरी चाहिए, तो आपसे 5000 लिया। कोई बोलता है होम डिलीवरी नहीं चाहिए करके, ठीक है हम अपने आप मैनेज कर लेंगे, तो उससे आप कम चार्ज करोगे ना। तो इसमें क्या है कि इसमें जब आप इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा ये कंपनी अपनी जेब से दे रही है, ये जो कंपनी है वो अपनी जेब से दे रही है, जो बीबी लिमिटेड है वो अपनी जेब से इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा दे रही है, तब उससे कितना चार्ज कर रही है 5200। लेकिन यहां पे तो अपनी जेब से नहीं देना, वो अपने आप देखेगा, तो भाई उससे हम कम चार्ज करेंगे ना। उससे हम कम चार्ज करेंगे तो आपको पहला एडजस्टमेंट है, इसको आपको लेस करना पड़ेगा, दैट इज इंश्योरेंस एंड फ्रेट का कॉस्ट है वो आपका कम चार्ज करोगे 300। तो भाई आपको अब इतना आगे वाले से सेलिंग प्राइस लेना चाहिए अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से। अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, अपनी जो एसोसिएट एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज से आपको जो है वो 300 रुपीज कम लेना चाहिए। वापस से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। आप सोचोगे बीबी लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से। बीबी लिमिटेड एक कंपनी है, यह कंपनी ने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को गुड्स बेचा 3500 में और दूसरों को बेचा 5200 में। तो अपन बोलेंगे ये तो चिटिंग वाला ट्रांजैक्शन है, ये 3500 तो गलत है। हम तो बोलेंगे आपको यहां पे भी 5200 ही लेना चाहिए, 5200। बट बोला रुको ना, दोनों में कुछ फर्क है, उसका तो एडजस्टमेंट करो। चलो आप बोलते हो 5200 लेना है, 5200 ले लेते, चलो 5200, हम एसोसिएट से भी 5200 लेंगे। बट बेटा जब एसोसिएट को हम सेल कर रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट हमारा खर्चा नहीं है, वो आगे वाला दे रहा है। बट बाकी को जब हमने सेल किया था ना, तो यहां पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट है वो हमने हमारी जेब से दिया था। तो यहां पे दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस एंड फ्रेट हमारी जेब से गया था, ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस एंड फ्रेट हमको नहीं देना, तो आगे वाले से हम कम चार्ज करेंगे ना। आगे वाले से कम चार्ज करेंगे क्योंकि यहां पे हमारा इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा लगा था हमारी जेब से, ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में नहीं लगा, तो उससे हम कम चार्ज करेंगे। तो 300 रुपीज है वो आप लेस कर दीजिए व्हाइल कैलकुलेटिंग द आर्म लेंथ प्राइस। दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है कि सिंस ऑर्डर फ्रॉम सनी लिमिटेड इन मोर क्वांटिटी, आप देखेंगे सनी लिमिटेड से जो ऑर्डर आया वो 15000 यूनिट का है यार।
सो बीबी लिमिटेड ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 250 पर यूनिट। डिस्काउंट की वैल्यू 250 रुपए होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, इस बाहर वाले का ऑर्डर 4000 यूनिट का था, 4000 यूनिट का, बट आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने ज्यादा ऑर्डर किया 15000, तो वो डिस्काउंट मांगता है। अब डिस्काउंट की वैल्यू बोला 250 रुपए देनी पड़ेगी। तो देखो, बाहर वालों को आप 5200 में सेल कर रहे हो, तो आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को जब डिस्काउंट दोगे 250 का, क्योंकि इट इज अ क्वांटिटेटिव डिस्काउंट, तो आप ही बताइए आप उससे कम चार्ज करेंगे या ज्यादा करेंगे? मुझे बताइए, जब बाहर वाले से आप 5200 चार्ज कर रहे हैं और आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज का ऑर्डर ज्यादा है, तो उससे उसको आप डिस्काउंट देंगे, तो मुझे बताइए आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से कम चार्ज करेंगे या ज्यादा चार्ज करेंगे? राइट आंसर, ऑब्वियसली आप कम चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली आप कम चार्ज करेंगे, तो आप इसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट का एडजस्टमेंट। तो डिस्काउंट है वो उसको कितना दिया? 250 रुपीज, तो 250 रुपीज उसका डिस्काउंट हो गया। तीसरा ध्यान रखना, तीसरा इंटरेस्टिंग है। एक बात बताओ, बीबी लिमिटेड ऑफर वारंटी टू द सनी लिमिटेड। ये जो बीबी लिमिटेड है, ये सनी लिमिटेड को वारंटी देती है भाई साहब, और वारंटी कितनी है पता? 1 साल की वारंटी देती है प्रोडक्ट पे। और नॉट ऑफर टू द किम लिमिटेड। किम लिमिटेड को वारंटी देती ही नहीं है। किम लिमिटेड को वारंटी नहीं देती, उसको वारंटी देती है उस प्रोडक्ट पे, मोबाइल पे वारंटी देती है 1 साल की, और वारंटी का खर्चा 120 पर यूनिट है। एक बात बताओ, आपने चालू यहां से किया है, आपने बोला 5200। अब एक बात बताओ, जिस एंटरप्राइज को वारंटी दे नहीं रहे उससे 5200 चार्ज कर रहे हैं, तो जिसको वारंटी देंगे उससे ज्यादा चार्ज करेंगे या कम चार्ज करेंगे? मुझे बताइए। जिसको वारंटी दे रहे हैं उससे ज्यादा चार्ज, इसको तो वारंटी दे रहे हैं 1 साल का, 1 साल का वारंटी दे रहे हो उसको, इसको कोई वारंटी नहीं। बेचारे को एक बात बताओ, आप कैलकुलेटर लेने गए, और कैलकुलेटर लेने जब आप गए, आपसे पूछा कैलकुलेटर का कितना है, तो बोला वारंटी चाहिए तो 500 रुपया, वारंटी नहीं चाहिए तो 300 रुपया। तो जिसको वारंटी देंगे उससे आप ज्यादा चार्ज करेंगे ना, क्योंकि वहां आपकी वारंटी कॉस्ट और ऑल्सो इन्वॉल्व। आपकी वारंटी की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट भी तो इसमें इन्वॉल्व होगी ना, और वारंटी की कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो आप उससे ज्यादा चार्ज करेंगे। बेचारे इस बाकी वाले बाहर वाले को कुछ वारंटी दे ही नहीं रहे थे, उससे 5200 चार्ज कर रहे थे। तो बेटा आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को वारंटी दे रहे हो, तो उससे आपको ज्यादा चार्ज करना चाहिए। और कितना ज्यादा? 120 रुपीज है वो वारंटी की कॉस्ट है, तो आप इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ वारंटी। और कॉस्ट ऑफ वारंटी है वो आपका 150। तो अब आपके पास आ जाएगा आर्म लेंथ प्राइस, कि आपको एटलीस्ट इतना सेलिंग प्राइस रखना चाहिए था। तो आपका सेलिंग प्राइस आया 5200 माइनस आपका 300 माइनस आपका 250 माइनस आपका 150, इट्स कम्स टू द 5200 माइनस आपका 300 माइनस 250 प्लस आपका 150, तो इट्स कम्स टू द 4800। 4800 है ये। ओ इट्स 120, सॉरी 120, इट्स 120। सो हियर तो 4820 हो जाएगा, 4820 हो जाएगा, 4820 है, ये आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया। तो आपका जो आर्म लेंथ प्राइस है वो कितना आ गया? 4820 आ गया। समझो 4820 है, ये आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया, ये आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया 4820 है, वो आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया। अब एक बात बताओ, अच्छा 4770, ओ सॉरी, क्या कैलकुलेशन सर, मैं वापस कर लेता हूं, रुको। 5200 प्लस आपका 300 प्लस आपका 250, $4770 है, यस 4770 आपका आर्म लेंथ प्राइस आ गया। मींस आपको एसोसिएट एंटरप्राइज को जो बेचना चाहिए था गुड्स, वो आपने 3500 में बेचा, जो एकदम ही गलत किया। आपको बेचना चाहिए था 4770, ये आपकी आर्म लेंथ प्राइस है। अब होगा क्या, यहां पे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे? तो आर्म लेंथ प्राइस 4770 है, और आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस जो है, वो एक्चुअल प्राइस जो है वो आपने मोबाइल बेचा था 3500 में, तो 3500 में बेचा था, इसका मतलब आपका 1270 रुपया है, वो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बोलूं यहां पे बीबी लिमिटेड प्रॉफिट इंक्रीज बाय
1270 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल 15,000 मोबाइल बेचे हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कितने से बढ़ जाएगा? 1.90 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सो 1.905 करोड़ है, इतने से आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा करके, इतने से आपका प्रॉफिट है वो आपका बढ़ जाएगा। दैट इज द 1905। सो 1 करोड़ एंड 90 लाख 50,000 है, उतने से आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। हमने पहली मेथड पढ़ी, दैट इज कॉल्ड कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। ये मेथड कब लगती है? नाम से पता चलेगा ये मेथड कब लगती है, जब आपके पास अनकंट्रोल्ड प्राइस है। अनकंट्रोल्ड प्राइस मतलब ऐसी प्राइस जो किसी आउटसाइडर के साथ में चार्ज हो रही है, आउटसाइडर जो पे कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड प्राइस। तो अगर आपके पास अनकंट्रोल्ड प्राइस है तो वहां पे ये मेथड लग जाएगी, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। तो आपको क्या करने का, इसमें आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले जो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, अनबायस्ड ट्रांजैक्शन है, जो आपका आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या प्राइस है वो ले लीजिए। आप बोलोगे यही आर्म लेंथ प्राइस है, लेकिन अगर दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में कुछ ऐसे फंक्शनल डिफरेंसेस है जिसकी वजह से प्राइस चेंज हो सकती है, तो उसके आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। कैसे एडजस्टमेंट के लिए? पहला एडजस्टमेंट यह है कि देखिए, मैंने जब किम लिमिटेड आउटसाइडर को बेचा था तो वो सीआईएफ पे बेचा था, और अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को एफओबी पे बेचा था। जब आप सीआईएफ पे बेचते हो तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा आगे वाला नहीं देता है, आपको देना पड़ता है। मींस आपकी जेब से इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा यहां पे गया था, जो कि यहां पे नहीं जाएगा। तो वहां पे इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा नहीं जाएगा, तो हम उससे कम चार्ज करेंगे उतना, तो हमने यहां 300 लेस कर दिया। भाई पहले तो हम बोलेंगे कि नहीं, इससे भी हम कितना 5,200 लेंगे। अरे बाबू, बट यहां इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा सनी लिमिटेड खुद दे रही है, आप उससे उतना तो कम ले लो, तो आप उतना क्या करोगे? लेस कर दोगे। दूसरा, इससे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इससे क्वांटिटी कम है, तो क्वांटिटी ज्यादा है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। और डिस्काउंट आपकी पॉलिसी में ऐसा है कि जिसकी क्वांटिटी इससे ज्यादा है तो 250 रुपीज पर यूनिट देते हो, तो डिस्काउंट दे दो तो इतना कम चार्ज करेंगे। अब पता चला कि आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को तो वारंटी दे रहे हो, आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज को तो वारंटी दे रहे हो और बाकी को वारंटी नहीं दे रहे हो। अरे खजूर, जिनको वारंटी नहीं दे रहे हो उनसे आप 5,200 चार्ज कर रहे हो, तो जिनसे वारंटी दे रहे हो उनसे तो और ज्यादा लेना चाहिए। भाई, जिसको आप वारंटी नहीं दे रहे हो उससे आप 5,200 चार्ज कर रहे हो, तो जिसको आप वारंटी दे रहे हो उससे तो और भी ज्यादा चार्ज करना चाहिए ना। तो यहां पे इससे कितना चार्ज करना चाहिए? 120 रुपए ज्यादा, तो मैंने ऐड कर दिया, ये मेरा 4770 आ गया। दिस इज द आर्म लेंथ प्राइस। एंड गाइस, ये तुम्हारी एक्चुअल प्राइस थी, सेल का ट्रांजैक्शन था, एक्चुअल प्राइस थी, तो 1270 से प्रॉफिट बढ़ा लेंगे। टोटल आपकी कितनी? 15,000 यूनिट है, तो 1.905 करोड़ है, उतने से बीबी लिमिटेड का प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू द आर्म लेंथ प्राइस। ये तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस है। डन। चलिए आप एक काम करिए, आप किसी स्टिकी नोट्स पे जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी कर लीजिए। किसी स्टिकी नोट्स पे जो भी आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए। हाँ, इसको आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब आपको ये करना पड़ेगा। चलिए इसको ब्रेक लीजिए और ब्रेक में इसको कॉपी कर लीजिए। 10 मिनट का ब्रेक अभी से आपका।